सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि फ़लस्तीन और गाज़ा का जो अहाता किया हुआ है और जिस तरह वहाँ बमबारी की जा रही है, चाहे वो बच्चों का अस्पताल हो, रेफ्यूजी कैंप्स हो, और इजराइल की तरफ से जिस किस्म की भी कोशिश है कि उनको हर तरफ से घेरा हुआ है, वहां पे ना खाना है, ना पीना है, ना पानी है, लोग मलबे के ढेर में हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो सकते और हालात बहुत ही ज्यादा खराब और कशीदा है। इसी हवाले से पूरी दुनिया में बहुत बड़ी पैमाने पर रैलीज हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाशिंगटन में बहुत बड़े पैमाने पे एक रैली हुई, जहां पर गाजा के हक में ये रैली हुई और कहा गया कि इस वॉर को बंद किया जाए और वहां पे जिस तरह जारहाना तौर पर बच्चों को, औरतों को, हर एक को इसका निशाना बनाया जा रहा है, उसको खत्म किया जाए। इसी तरह अरब ममालिक में, इंडोनेशिया में, तमाम ममालिक जो है और यूरोपियन ममालिक में भी, बल्कि यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में भी बड़े पैमाने पर रैलीज हो रही हैं कि ये बहुत ज्यादा जुल्म और सितम जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। दिस नीड्स टू स्टॉप नाउ। इस हवाले से पाकिस्तान में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जाहिर से पाकिस्तान में भी रैलीज निकल रही हैं, पाकिस्तानी लीडर्स बयान भी दे रहे हैं, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ साहब हो, दीगर लोग हो, हर बंदा ट्विटर पैगाम में इस हवाले से इस चीज को उजागर कर रहा है। लेकिन इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान से मौलाना फजल रहमान साहब, जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब पार्टी के सरबराह हैं, वो कतर में हमास के लीडर्स से मुलाकात उन्होंने की है। और इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, इस मुलाकात का क्या एजेंडा था, गुफ्तगू करेंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे। असलम गौरी साहब स्पोक्स पर्सन है JUIF के, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। असलम गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की इस मुलाकात के हवाले से उनके मैंने मौक़िफ़ भी सुना, जो प्रेसर रिलीज हुआ वो भी मैंने देखा, लेकिन उस हवाले से ये बताइएगा कि इस मौके पर इस मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुस्लिम उम्मा के हवाले से भी उन्होंने बात की, मुस्लिम उम्मा यूनाइट होगी नहीं होगी, क्या देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। और आई थिंक वेस्टर्न ममालिक के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है उनकी तरफ से, इस तरह कतर जाके हमास की जो लीडरशिप है उससे मुलाकात करना। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो मगरब के निशाने पे है। हमें ये जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ और फिर उसके बाद इराक और आपके सामने जो पूरे मुस्लिम ममालिक के, जो लीबिया, हर जगह चलता चलता आखिर में उनका निशाना हमास इस वक्त बनी हुई है और गजा बना हुआ है। कोई वहाँ पर लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। क्या पानी के टैंक है उनको तबाह किया जा रहा है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ अस्पतालों पे अटैक हो रहे हैं, रेड क्रॉस की गाड़ियों को मारा जा रहा है। हेलो जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे, मैं आप सुन रही हूँ। तो ये वो सूरत हाल है कि इस इशू को लोगों के सामने, आवाम के सामने उठाना भी एक काम है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने इस सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये इब्तदा जमीयत उलमा इस्लाम ने की। आपको याद होगा हमने पेशावर में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया फ़लस्तीन के हवाले से, वहाँ भी खालिद मशअल साहब ने खुद खिताब किया। फिर इसी तरह हमने कोयटा में किया, वहाँ भी उन्होंने खिताब किया। इसी तरह यहाँ कराची में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कराची की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ और हमने एक मैसेज दिया, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तानी अवाम आपके इस फेल के साथ नहीं है और मुसलमान एक हैं। मुसलमान कहीं भी है, किसी भी मुल्क में बैठा है, किसी भी जगह है, वो मुस्लिम है और उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे मुसलमान भाई के दिल को तकलीफ पहुंचती है। ये वो एक बेसिकली मैसेज है, जिस मैसेज को लेके मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ले गए हैं। वो अपने जाती और निजी दौरे पे गए हैं और उन्होंने वहां जाके उनसे मिले हैं और अपने जो दिल की बातें थी सारी उनके सामने रखी हैं। उनकी जो हमदर्दियां हैं, सियासी हमदर्दी है या अपना। असलम गौरी साहब, एक बात बताइएगा, क्या जंग बंदी, असलम गौरी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ा असर रसूख अरब ममालिक के सरबराहों के साथ भी उनकी बहुत अच्छी बातचीत है, वो बड़ा एक असर रसूख रखते हैं अपने रुतबे की वजह से, अपनी सियासत की वजह से।
अरब ममालिक के सरबराहों से कोई बातचीत, किसी तरह तमाम मुस्लिम उम्मा को एक पेज पर लाना और उसके साथ साथ कॉन्क्रीट हल की तरफ जाना। जाहिर सी बात है कि इसमें जो सुपर पावर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है और उनकी बातचीत होना भी। जंग बंदी के हवाले से कोई इंडिकेशन मंजर आम पर आ रही है? लग रहा है कि इस तरफ मामला जाएगा, डायलॉग की तरफ मामला जाएगा, या अभी इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? देखिए, हम फिलहाल तो हम ये कर रहे हैं कि हमास को जो तन्हाई में फेंक दिया गया था, हमने उसको उस तन्हाई से निकालने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह जैसा कि आपने फरमाया कि मौलाना साहब के तल्लुकात मुस्लिम हुक्मरानों से बहुत अच्छे हैं, और वो अगला स्टेप हमारा इंशाल्लाह हमास के रहनुमाओं से मुलाकात करके उन दोनों हजरात से भी राब्ता किया जाएगा और हम कोशिश की जाएगी कि मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफार्म पे आ जाए। बाकी रह गया कि यूरोपीय ममालिक जो भी करे वो उनका अपना फेल है, लेकिन हम अगर मुस्लिम उम्मा एक स्टेज पे आ जाएगी, एक प्लेटफार्म पे आ जाएगी, हमारे हुक्मरान एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको पिछपाई अख्तियार करनी पड़ेगी। और हमेशा वो लोग पसपा हुए हैं, चाहे अफगानिस्तान हो या जहां भी हो, उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद उनको पसपाई अख्तियार करनी पड़ी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त जरूरत यह है कि मुस्लिम उम्मा को जगाने की, और प्लस हम मुस्लिम हुक्मरानों को, जो आपने फरमाया, मुसलमान हुक्मरानों को राब्ता करने की, और उससे हम इंशाल्लाह इस पे अगला स्टेप इंशाल्लाह इसी तरह का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब हमें बता रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी जाती हैसियत में ये कदम उठाया, और उनका कहना यह था कि हिजबुल्लाह को जो एक तरह से बिल्कुल तनहा कर दिया गया था, तो ये एक सपोर्ट का जेस्चर था, एक मैसेज था जो वो लेकर गए। और जाहिर सी बात है कि ये एक मैसेज जो है वो यूनिवर्सली इसको देखा गया होगा। फिर हमास से बातचीत हुई होगी, वो क्या चाहते हैं, उनके रहनुमा क्या चाहते हैं, क्योंकि ये बात तो चल रही है ना कि हमास और फलस्तीन ये चाहता है कि किसी तरह जंगबंदी हो, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि कोई ऐसा पैक्ट हो, जंगबंदी हो, और उसके बाद बातचीत का आगाज हो। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं नाज़रीन, क्योंकि अब इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको नजर आएगा कि बयानात पर भी जोर होगा, जलसे जुलूसों पर भी जोर होगा, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या मंशूर लेके आती है, क्योंकि अभी तक जाहिर सी बात है मंशूर तो सामने नहीं आया। अब देखना यह है कि कितने अरसे में लोगों के मंशूर सामने आते हैं, क्या सोच रहे हैं। मईशत के हवाले से एक बात की गई है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक गिला किया, वो आपको सुनाते हैं, और सुनाने के बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो पीपीआई की स्पोक्स पर्सन है उनसे बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक कि बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर और उनके एक सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ कि उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं दी गई, हमने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड ली है, लेकिन हम ये इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मसला चल निकला है, ये क्या मसला है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत, आप सुनाएं ठीक है? शुक्र अल्लाह का। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, चले आप लोगों को मुबारक हो, आपका मैंने जलसा देखा, अच्छा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, आप लोगों ने जलसों का आगाज कर दिया। जहानिया के बाद एक और भी मैंने सुना जलसा हुआ, और उसके बाद अब फ्यूचर में मजीद जाहिर सी बात है जलसे और अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करने का वक्त आ गया है। अब ये बताइएगा कि दिनों में पाकिस्तान के हवाले से जो इलेक्शंस की तारीख आ गई है, 8 तारीख के हवाले से पूरी तरह से तैयारी शुरू हो जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, PMLN ये कह रही है, उनकी एक सोच है, वो ये कह रहे हैं कि वो राब्ते करना शुरू करेंगे। अब ये बताइए कि क्या IPP का कोई राब्ता, जहांगीर तरीन साहब का कोई राब्ता, कोई सरबराहों का आपस में अभी तक राब्ता ऑफिशियल तौर पर हुआ है, अनऑफिशियल तौर पर हुआ है, कोई बातचीत होगी या नहीं? क्योंकि एक खबर चल रही थी इंटरेस्टिंगली कि ये कहा जा रहा था कि जिन जिन हलकों में आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे, मुझे नहीं पता है दुरुस्त है या नहीं, जाहिर से पता जराए की खबर थी, वहां PMLN अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा, ऐसा मुमकिन होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्मीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, जो इस टॉपिक पे सियासी हमारा जो चलता रहेगा बयानिया, लेकिन उससे पहले जो आपने एक उम्मा का बयानिया जो है बयान किया, और जिस तरह से उन मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया, मैं भी आपकी उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उसी बयानिए को सपोर्ट करती हूँ। और वो बयानिया ये है कि इस वक्त जो है वो फ़लस्तीनियों के जिस्म पे लगाए गए वो ज़ख्म जो है वो पूरी उम्मा के ऊपर लगने वाले घाव है।
और बच्चे जो बिलक बिलक के, खवातीन और बूढ़े जिस शिद्दत से उम्मा की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो उम्मा को फ्रंट फुट पे आके एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि इजराइल की जो इंतहा पसंद सोच है, जो उसने दहशतगर्दी के साथ जुड़ा अपना अमल पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, और दुनिया की बेहिसी और ख़ास तौर पे वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और जो दुनिया को ह्यूमन राइट्स सिखाने वाले चैंपियन थे, आज वो बड़ी मानाखेज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा को जगाने में और फ्रंट फुट पे लाने में जो लीडरान किरदार अदा कर रहे हैं, वो उनकी कोशिशें काबिल सताइश हैं और हम सब उनके साथ हैं। अब दूसरी बात, जो सियासी प्लेटफॉर्म पे हमारा इस वक्त इलेक्शन का बिगल बज गया, और ये सायरन बजते ही जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्होंने अब अपनी साफबंदी शुरू कर दी है। आज मैंने भी अपने हलके के अंदर NA-70 के अंदर एक मुशावरती इजलास रखा हुआ था। अब हमारे पैनल बनने हैं, MNA के साथ MPs कौन होंगे, और इसी तरह हर हलके के अंदर हर जमात अपना अपना होमवर्क करने में मसरूफ है। जो आपका सवाल था कि PMLN की स्ट्रेटजी हमारे साथ क्या होगी, देखिए टिल टुडे तक हमारा किसी जमात से किसी किस्म का ना कोई इल्हाक है और ना कोई सीट एडजस्टमेंट है। हम ये समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपने जोरे बाजू पे हर हल्के में अपने सियासी हरीफों का मुकाबला करे। जो पाकिस्तान की इस वक्त की जैस्मिन सूरत हाल है, जो बदकिस्मती से आपने देख लिया मियाँ वाली के बेस पे जिस तरह से दहशतगर्दों ने आके उसको घेरा और पूरी कौम की गैरत को ललकारा, चैलेंज किया, और जिस तरह हमारे बहादुर सपूतों ने उसका जवाब दिया, इसी तरह आप ग्वादर और मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ते हुए देख रही हैं। इस वक्त पूरी कौम को इंतशार से निकल के यकजा हो के हम जबान हो के पाकिस्तान मुखालिफिन कुव्वतों का मुकाबला करना है। सियासत हमारी होती रहेगी, सियासत के साथ सबसे जरूरी हमारी रियासत का वजूद है, और रियासत और सियासत जब तक इकट्ठी नहीं होती पाकिस्तान के अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो नहीं सकता। तो इसलिए जो हमारा बयान है कि हमारी जी उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जी जहांगीर साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में, जी उनकी क़यादत में हमने ये फैसला किया है कि हम ये टकराओ, तसादम, जलाओ गिराओ और कौम को तकसीम करने की जो इंतहा पसंदी की सियासत है उससे बाहर निकाल के ओके ओपनिंग कमेंट्स में चाहती हूं ले लूं। फिरदौस साहिबा आपकी तरफ वापस आऊंगी। नासिर हुसैन शाह साहब भी वेट कर रहे हैं और तारिक फजल चौधरी साहब PMLN के सीईओ हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर हुसैन शाह साहब पहले क्विकली आपकी तरफ आऊंगी और फिर मैं चाहूंगी तारिक फजल चौधरी साहब आप भी इसका, थैंक यू सो मच वक्त निकालने का, आप भी इसका मुझे जवाब अपना दे दें जो मौक़िफ़ है आपका इस तमाम सिनेरियो से। अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा है। नासिर हुसैन शाह साहब उन्होंने इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात पे कमेंट कर दीजिएगा, उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये शिकवा किया और वो कर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड की एक बार फिर बात की। अब इस लेवल प्लेइंग फील्ड में वो क्या इश्यूज है जो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, वो जरा खुल के हमें नासिर हुसैन शाह साहब बताइएगा कि वो कौन सी जगह है जहां आपको महसूस हो रहा है कि आपको किसी दबाव की फीलिंग आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, चेयरमैन साहब ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, उसका मतलब ये ले लिया गया कि हम कोई पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा फेवर चाह रहे हैं या कोई ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी किस्म की कोई फेवर नहीं चाहिए, वही फेवर हमें चाहिए जो आवाम देगी, और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम बहुत पुरुमीद हैं कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ों को भी मिक्सअप कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर
अभी 2-3 दिन पहले एक बयान मैं देख रहा था नेशनल मीडिया पे, वो बहुत अच्छे जो आपके चैनल्स हैं वो कह रहे थे कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दूंगा। ऐसा बिल्कुल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं कहा। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वो कह रहे हैं कि इसको नहीं बनने दूंगा या उन्होंने कोई मियां साहब का नाम लिया, लेकिन बड़ी ख़बरों में हेडलाइंस लगीं और ब्रेकिंग न्यूज़ आई ये कि जी देखें आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। तो अगर हम अपनी बात करें तो इसका वो हम कर सकते हैं और ये हमारा हक है। और फिर ये कहा गया कि जी वो नून लीग से बड़े इश्यूज़ हैं, हालांकि हम मियां साहब को वेलकम करते हैं, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है और PMLN को हमने मुबारक दी है कि दार जलसा उन्होंने किया। और उनको हम पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ रहा है कि मियां साहब को जो सज़ा दी गई वो गलत दी गई थी और जिस तरह उनके साथ रवैया रखा गया और जो चीज़ें हमारे मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कही हैं, वो जो थोड़ा जिस तरह का था एयरपोर्ट या दीगर चीज़ों को, वो इस सेंस में कि लोगों में ये तासुर जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट दी जा रही है, तो वो तासुर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो चेयरमैन साहब ने जब बात की थी, आपको याद होगा कि CEC की हमारी मीटिंग थी जिसमें पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं, हर किसी ने अपने सूबे की बात बताई। जब सिंध वालों की बात आई तो उन्होंने कहा कि जी जो हमारी बजटेड स्कीमें हैं, सिंध असम्बली ने जो पास की थी, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। दूसरे तरफ पंजाब वालों ने बताया कि जी वहाँ तो केयर टेकर और दीगर नई स्कीमों की अनाउंसमेंट हो रही है। तो ये इस तरह से ज़रूर बात हुई थी, अदरवाइज़ हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। और उन्होंने अच्छा फिर अगर बिलावल साहब ये बात करते हैं कि जी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसा हो, और वो हम अगर कहते हैं कि जी PTI को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, तो फिर बात आ जाती है जी पीपल्स पार्टी और PTI को इत्तेहाद कर रहे हैं। ऐसा नामुमकिनात में से है। हम PTI से कभी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर सकते और ना ही कोई बाद में कोई इस तरह के इम्कानात हैं। ये ज़रूर हमारी सोच है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी, लेकिन मुल्क की हालात की वजह से हम सब ने मिलकर आगे गवर्नमेंट बनानी है, ताकि जो इस वक्त क्रूशल हालात हैं मुल्क के, और जिस तरह अभी मेरी मोहतरम बहन फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा कह रही थी, जो हमले हो रहे हैं और जिस तरह टारगेट किया जा रहा है हमारी पाक फौज को, हमारे इदारों को, और जिस तरह इस्लामी ममालिक में जो फौजें कमज़ोर हुई फिर उनका आपने असर देखा, यही चीज़ हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हमारी पाक फौज जो है उसको भी इस तरह से नुकसान पहुंचाएं। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। चेयरमैन बिलावल ने कहा है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हमें सबसे ज्यादा अहम है और पाकिस्तान बहुत अहम बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम अपने इन इदारों के साथ हैं, अपने इन फौजी जवानों के साथ हैं। जी बिल्कुल। तारिक फजल चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। तारिक ये बताइएगा कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ गए हैं, बहुत बड़ा जलसा हुआ, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपकी पार्टी के अंदर एक ये सोच भी पाई जाती है कि एक तो सियासी राब्ते सबसे कर दे हैं। आई थिंक इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तमाम लीडर से सियासी राब्ते करेंगे। फिर वो ये भी चाहते हैं, अंदर पार्टी के अंदर जो सीनियर रहनुमा है उन्होंने भी ये पेशकश की और आपको जाहिर है पता होगा बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, कि कह रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि मईशत के हवाले से कोई 10 साल प्लान होना चाहिए जिसको पार्लियामेंट की भी सपोर्ट होनी चाहिए। इस हवाले से भी जरा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जैस्मीन। देखें मियां नवाज शरीफ तारिक, मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है तारिक, अब आ रही। जी मैं अर्ज कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो एक पाकिस्तान में ज्यादा मैं समझता हूँ कि मंजे हुए सियासतदान हैं, और इससे पहले उनके अगर आप सबका 3 अदवार देखेंगे तो वो भी आपको तमाम सियासी जमातों के साथ एक यानी अच्छे रवैये के साथ और सबको साथ लेके चलने वाला अंदाज आपको मिलेगा। फिर हमारी सियासत कभी भी नहीं रही कि आप इक़्तिदार में हों तो सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन को गालियाँ देना और उन्हें तंज़ और तज़ीक़ का निशाना बनाना
ही आप अपनी सियासत समझें, बल्कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते इस चीज़ के कि आपस में जो है वो सियासी पार्टियां पंजा आजमाई करें और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करें। इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सोच है वो यही है कि तमाम जो सियासी क़यादत है और ख़ासतौर पर हमारे वो लोग जो पीडीएम में भी हमारे साथ रहे और जो हमारी 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें भी साथ रहे, उन सब से मुशावरत की जाए, सबको साथ लेके चला जाए और यकीनन हमने जो इलेक्शन लड़ने हैं वो अपने अपने इंतखाबी निशान पे और अपने अपने मंशूर पे लड़ने हैं। लेकिन अगर इंशाल्लाह अगर मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ, अगर सादा अक्सरियत भी लेंगे तो फिर भी हमारी ख्वाहिश होगी कि बाकी जमातों को साथ रखा जाए और पाकिस्तान को जो मसाइल लाहक हैं ये यानी डे टू डे बेसिस वाली बात नहीं है। अब हमें को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसमें तमाम जमातों की न सिर्फ इनपुट होगी बल्कि एक तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की है सबकी सपोर्ट होगी, सबको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, मुल्क किधर जा रहा है और उससे फिर जो एक आप ये कहें कि आती है कॉन्फिडेंस आता है पाकिस्तान के अंदर मौजूद बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे बिजनेसमैन है उनको, पूरी आलमी दुनिया को, तो उसकी बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ जरूरत है और वक्त का तकाजा भी यही है। बेशक, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा वक्फा लेना चाहती हूँ, इसी पे बात करेंगे कि वो जो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या मईशत उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। बात कर रहे थे फिरदौस आशिक अमान साहिबा, मेरे पुराने शोज में भी इलेक्शंस के हवाले से जब भी बातचीत होती थी हम यही कहते थे, और जो स्पेशली पाकिस्तान की मईशत के जो हालात थे जो अब जाके कहीं अल्लाह का शुक्र है काबू आए हैं, फिर पाकिस्तान का फैक्ट रिव्यू भी है, दीगर मामलात भी हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इस हवाले से क्या कोई पॉलिटिकल लीडर्स जो सरबराहान हैं वो एक दूसरे से मुलाकात के हवाले से कोई ऐसी एपीसी नहीं कर सकते जहां पे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि देखें जी हुकूमत जिसकी भी आए, एक तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे रिजल्ट्स को, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, हम पुराने मामलात छोड़ के जो मामलात कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स को डील करने दें, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मईशत के हवाले से एक प्लान बनाते हैं, फिर पार्लियामेंट से चाहे ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो सपोर्ट करते हुए पार्लियामेंट से उसको 10 से 15 साल सपोर्ट दिलाते हैं ताकि वो सिलसिला तसलसल से चलता रहे। देखिए जैस्मीन, सबसे पहले तो हमें इस वक्त मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल की तरफ देखना होगा कि जब उसने अटैक कर दिया फलस्तीन पे तो वहाँ हुकूमत और अपोजिशन एक हो गई और वहाँ नेशनल गवर्नमेंट बना दी उसने। जो हुकूमत थी उसने अब अपोजिशन को अपने साथ खड़ा करके एक नेशनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट के साथ एक यूनिटी और पूरी उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा करके मुसलमानों को तहस नहस करने की प्लानिंग की। आज हम बसीते कौम, बसीते पाकिस्तानी जिन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, हमें भी ज़रूरत है कि एक नेशनल कंसेंसस हो, एक नेशनल डायलॉग हो, एक नेशनल वे फॉरवर्ड बने और एक नेशनल इकोनॉमिक रोड मैप हो। अब वो नेशनल इकोनॉमिक रोड मैप जो है वो बगैर तमाम सियासी जमातों के कंसल्टेशन से हो नहीं सकता। केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त जो है उसको ये लीड लेनी चाहिए और ये काम केयर टेकर गवर्नमेंट के हैं और मैं समझती हूँ कि इस हवाले से वो भी अभी तक अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम नजर आए हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले इस इकोनॉमिक फ्रंट पे जो कामयाबियां उनको पाक फौज हासिल करके, स्मगलिंग को रोक के, डॉलर को कंट्रोल करके और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है इन्फ्लेशन को नीचे लाने में कोशिश कर रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए और लीड लेके तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन से हट के, इलेक्शन तो एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, एक आईनी और कानूनी ज़रूरत है हमारी, उसको पैरेलल साथ एक डायलॉग ओपन करना चाहिए। देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो सबको इकट्ठा कर सकती है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठा सकती है फॉर लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि उनका अपना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर वो नेशनल गवर्नमेंट नेशनल एजेंडे पे कंसेंसस क्रिएट कर जाती है
तो ये पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी और कोई हिस्टोरिकल अचीवमेंट हो नहीं सकती। अब देखना ये है कि जो हम सियासी लोग हैं या मेरे जितने कोलीग सियासी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे या मुआशी महाज पे मसाइल का शिकार हो, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जमातों में अपने अपने लोगों को जवाब दें। अब जहाँ आवाम जो है इस वक्त सियासतदानों से मुतनफर हो रही है और सियासतदानों को वो समझती है कि ये जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं, डिवाइडेड है और ये हमारा नहीं सोच रहे, ये अपने लिए अपनी सियासत का सोच रहे हैं। आज हमें उस कौम को ये मैसेज देना होगा कि हम सियासत उस अवाम के लिए कर रहे हैं और वो अवाम जो है उसके जो कोर इश्यूज हैं उनसे हम गाफिल नहीं है। उन कोर इश्यूज में इकोनॉमी जो है सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि इस मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम को खत्म करके इस्तेकाम ला के ही पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है, और नेशनल कंसेंसस जो है वही एक वे फॉरवर्ड है। अगर नेशनल कंसेंसस वे फॉरवर्ड है तो नासिर हुसैन शाह साहब, आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, फिर इस जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो ये कह रहे थे कि हम इसलिए आए हैं कि मुल्क को बचाना है, बहुत सारे मामलात हैं, हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप गवर्नमेंट से बाहर हैं और आपके पास मौका है, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ये कह रही है केयर टेकर को ये करना चाहिए, लेकिन अगर केयर टेकर ऐसा कोई स्टेप उठाता है तो उन पे हजारों सवाल उठ जाएंगे कि भाई आपका क्या आईनी रोल है, आप कैसे किसी को कह सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे पे जैस्मिन कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर उनकी कहीं टिल्ट या पॉलिटिकल होंगे, चले वो नहीं अगर कर रहे तो नेशनल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में कोई सवाल नहीं। नेशनल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए अगर वो नहीं कोई स्टेप उठा रहे तो बाकी पॉलिटिकल, अब तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में है ना, अब तो कोई लीडर मुल्क से बाहर नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, सारे सरबराहान मौजूद हैं। तो आप खुद से एक एपीसी बुला लें। क्या पाकिस्तान की मईशत आने वाले दिनों में हुकूमत जिसके पास भी होगी, क्या उसे नहीं एहसास कि वो कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं होगी? इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट डिफिकल्ट टास्क। नासिर हुसैन शाह साहब, देखें, जो सीनियर क़यादत है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उन्होंने हमेशा इस बात को अहमियत दी है। आपको याद होगा जब खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब भी कोई ऐसा क्राइसिस पैदा हुआ, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की कि इस तरह की बात पे हम सब आपके साथ हैं। फजल रहमान साहब वालों की तरफ से जो नुमाइंदगी थी नेशनल असम्बली में, उन्होंने ये बात की, सब सीनियर लोगों ने की, लेकिन सिर्फ उस वक्त खान साहब को समझ में नहीं आ रहा था, वो किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ये जो आपने अभी पीडीएम और अलायंस की गवर्नमेंट की बात की जिसमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और दीगर लोग शामिल थे, उन्होंने अपनी सियासत को कुर्बान किया रियासत के लिए। वो स्टेप्स लिए जो उस नाअहल वफाकी हुकूमत की वजह से उनको विरसे में मिले, IMF का मुआहदा हो या दीगर बैन अल-अक़वामी जो चीज़ें थीं, उनके लिए उन्होंने सख्त फ़ैसले किए जो आज भी जब लोगों के पास इलेक्शन में हम जाएंगे हमसे सवाल किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, वो समझती है कि इन जो पॉलिटिशियंस थे इन्होंने मुल्क के लिए मुश्किल फ़ैसले किए। दूसरी बात ये कि ये केयर टेकर का मैंडेट नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें करे, और इसको इंटरनेशनली भी कोई नहीं रिकॉग्नाइज करता। हमारे मदद कर रहे हैं और उनकी वजह से, आर्मी चीफ की वजह से दीगर बहुत बेहतरी आ रही है, लेकिन ये बेहतरी मज़ीद आएगी और रिजल्ट देगी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। वो सबको मिलकर चलना पड़ेगा, और इस वक्त मुआशी हालात इस तरह के हैं और पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वजाहत से है कि मुआशी हालात और मुश्किल हालात में हम सब ने मिलकर काम करना है। और इसके लिए सबसे पहले वो जो हमारी आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनको रिलीफ देना है। उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें लानी है जो उनको बेहतरी की तरफ लेके जा सके। तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हम बहुत उम्मीद हैं
और इंशाल्लाह हो जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद ही ये बेहतर रिजल्ट आएगा। APC भी आ जाए, देखें ये तो करके दिखाया है ना, सब एक दूसरे का हमारे सिंबल अलहदा हैं, बल्कि आपको एक मिसाल देखी आपने कि जब हम लोग साथ भी थे हुकूमत में, उस वक्त भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी PMLN ने आपस में मुकाबला किया है, और इसी तरह और जगह पे भी जब भी होगी कोई बात, इलेक्शन हम अपने अपने निशान पे लड़ेंगे, लेकिन मुल्क की वजह से हम एक दूसरे को ना चाहते हुए भी एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आइंदा 5 साल 10 साल तसलसल रहे मुआशी पॉलिसीज़ का, जो बेहतरी की तरफ जाएं, जो पाकिस्तान, देखें हमने, हमारी लीडरशिप ने तो कहा है कि पाकिस्तान सबका और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम है, और फिर आजकल के हालात में तो हम जो हमारे शहीद हुए जवान उनके लिए और अपने जो भी फौजी जवान हैं, जो इदारों के लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं कि जो दुश्मन मुल्क हैं वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और फिर बड़ी माजरत के साथ कि ये जो हमारा एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के अनासर भी हैं कि जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें हम उस पर देख रहे हैं। ये तो अच्छा है कि नेशनल मीडिया इन चीज़ों को ज़ेरे गौर नहीं लाता, लेकिन ये इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट पर पाबंदी होनी चाहिए कि जो इस तरह की दहशत गर्दी को सपोर्ट करते हैं और मुख्तलिफ जावियों से लोगों को उकसा रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अपने मुल्क की फिक्र होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। चौधरी साहब, जिस तरह दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं ने मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि आप लोग बहुत अरसे से कह रहे थे कि देखिए कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और माशी पॉलिसीज का एक तसलसल चलना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला सवाल तो ये होगा मेरा आपसे, इस माहौल में क्या आपको ये लगता है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, और उसके बाद होने के बाद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी सब में होगी? क्योंकि एक पार्टी 9 मई के वाकयात को छोड़कर, मतलब है उसका तो कानूनी दायरा इख्तियार में जो वो फैसला होगा वो होगा, और वो एक भयानक दिन था, एक काला स्याह दिन था और धब्बा था वो तो कैफिर किरदार तक लोग पहुंचाए जाएंगे जिन्होंने इस तरह दुश्मनी की पाकिस्तान से। लेकिन उसके अलावा जो लोग उस पार्टी का नहीं है या अपने आप को छोड़ चुके, लेकिन उनकी पकड़ धकड़ चल रही है, तो वो आपको लगता है कि मानेंगे और वो कहेंगे कि ये एक क्रेडिबल और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? देखिए जैस्मीन, सबसे पहली बात तो ये है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो न सिर्फ फ्री एंड फेयर हो बल्कि नजर भी आए कि ये एक मुनसिफाना इलेक्शन है, शफाफ इलेक्शन है, ये सबसे पहले तो मुल्क की जरूरत है। जिस हम निज़ाम की बात कर रहे हैं कि इसको आगे चलना है और पाकिस्तान में आगे बढ़ना है, उसके लिए ये इलेक्शन जरूरी है कि उसके ऊपर सबका एतमाद हो। हम कतई तौर पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगले 5 साल भी मुल्क में धमा चौकड़ी मची रहे और सड़कें बंद होती रहे, एहतजाज होते रहे, जलाओ घेराव होता रहे। ये हम कतई तौर पर मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बात तो ये है, और धरने लगे। दूसरी बात ये है कि मैं इलेक्शन को बिल्कुल साफ और शफाफ होता देख रहा हूँ। ये जो चमगोइयां हो रही हैं कि किसी पार्टी के ऊपर बैन लगने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी नहीं होगा। सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी। आपने खुद फरमा दिया कि 9 मई का जो वाकया था, शाह साहब तशरीफ फरमा है, यानी इससे बड़ी ज्यादती किसी लीडर के साथ नहीं हो सकती जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुई कि उन्हें एक इंतहाई गैर मुनसिफाना फैसले के बाद उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी पे हमला नहीं किया, कोर कमांडर के घर उन्होंने नहीं चलाए। और हमारी लीडरशिप के साथ जो कुछ हुआ आपको पता है, कितनी दफा पाबंद सलासल रहे, अटक किले में रहे, मियां साहब को जलावतनी 11 साल की जलावतनी इस वक्त तक वो शख्स अपनी फैमिली समेत बर्दाश्त कर चुका, लेकिन हमने भी कोई हमले नहीं किए। एक इमरान खान गिरफ्तार होते हैं और कुछ नहीं होता, ना कोई सजा है ना कुछ है, और GHQ पे अटैक और वो सारा। तो मुख्तसर बात यह है कि जो लोग भी उसमें उस मनसूबा साज थे, जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे, वो अपने केसेस भुगते। जो मुल्क में कानून है उसके मुताबिक उन्हें सजा मिलेगी एंड दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे दुख भी होता है कि हमारे नौजवानों को भी इन लोगों ने बरगलाया। ऐसे नौजवान जो जिनके साथ अपनी खानदान का जो है वो मुस्तकबिल थे, उनको भी इन लोगों ने बरगलाया और ऐसे गलत कामों के ऊपर उन्हें उकसाया।
तो हैविंग सेड दैट, उसके अलावा आप आए इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन क्रेडिबल होगा इंशाल्लाह, और हम बिल्कुल अपनी अपनी निशान पे अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन सियासत देखें ना, सियासत जो है बुनियादी तौर पे नजरियात का इख्तलाफ है। मैं लाहौर जाना चाहता हूँ जीटी रोड से, दूसरी सियासी जमात जाना चाहती है मोटरवे से, तो मकसद एक है लाहौर पहुंचना। मकसद सारी सियासी जमातों का है मुल्क को बनाना, मुल्क के लिए कुछ करना, नजरिया अपना अपना है, मंशूर अपना अपना है। तो इसमें दुश्मनी नहीं होनी चाहिए जो पीटीआई ने रंग भर दिया है सियासत में, कि ये जानी दुश्मन हो जाओ एक दूसरे के, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करो, एक दूसरे के घरों में हमले करो। तो मैं समझता हूँ कि अब आगे बढ़ती आ रही है इंशाल्लाह। तारिक फजल चौधरी साहब, ये बताइए ना कि मईशत के हवाले से आप मतलब पहले कोई बात होगी, कोई एपीसी होगी, या पहले इलेक्शंस में जाएंगे और उसके बाद फैसला होगा? देखिए, इलेक्शन में अब जितना टाइम रह गया है, मैं नहीं समझता कि इस टाइम में मईशत के हवाले से कोई लंबा चौड़ा रोड मैप जो है वो बन सकता है। क्योंकि जमातें, आप देखें, हमारी जमात ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे दरखास्तें तलब कर ली हैं, जो टिकट के उम्मीदवार हैं। सूबाई और कौमी असेंबली की पीपल्स पार्टी भी ये काम अभी शुरू कर ही रही होगी, ज़ाहिर है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, दीगर जमातें भी। तो अब एक इलेक्शन मोड शुरू हो गया है, इलेक्शन की कैंपेन शुरू होने वाली है। तो हम चंद जो आप ये कहें कि असूल हैं वो तय कर सकते हैं, यानी ब्रॉड लाइन के अंदर एक कंसेंसस हो सकता है, और वो होगा इंशाल्लाह कि हमने अपने जाती इख्तलाफात को भुला के, अपनी अना को पसे पुश्त रख के इस मुल्क के लिए करना है, और एक लॉन्ग टर्म हमने इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, फ्रेमवर्क बनाना है, उसके ऊपर हमने पैरा देना है सब ने। तो इसके जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं वो तय हो जाएंगे, लेकिन नीटी ग्रीटी टेक्निकल मामला वो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद होंगे। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी जमात इलेक्शन जीतती है, मेरी तो ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे, हर जमात ये ख्वाहिश रखती है। तो हम अगर जीते हैं इंशाल्लाह, सादा अक्सरियत भी लेते हैं, तब भी हमारी ख्वाहिश होगी कि बाकी जमातों को साथ लेके चले, बजाय असेंबली में लड़ाई और एक दूसरे की वो माहौल हो, एक यकसुई का माहौल हो, एक समत में आगे बढ़ने का माहौल हो। और दैट इज ओनली वे फॉरवर्ड। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जी, बिल्कुल ठीक। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मैं गुफ्तगू आपके पास दोबारा वापस लेके आती हूँ। इस बात थोड़ी बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं जस्ट बिफोर वाइंड अप द शो। ये बताइएगा कि आने वाले इलेक्शंस में तारिक फजल चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसको कितने वोट पड़ेंगे और पब्लिक किस तरह रिएक्ट करेगी, लेकिन आपकी पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है? किस किस्म का टर्नआउट देख रही हैं? लोग पुरजोश होंगे, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एक नई हुकूमत आए और मसलों से निकले अवाम, और उसके साथ साथ किस पॉलिटिकल पार्टी की आपको लग रहा है कि इस वक्त ज्यादा उनके फेवर में माहौल जाता है? लेट्स पुट इट दैट वे। देखिए, हर सियासी जमात का अपना एक एफर्ट, स्ट्रगल और बयानिया के साथ जुड़ा इलेक्शन के अंदर जो है वो कलीदी किरदार है। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त पब्लिक के साथ जुड़े जो मसाइल हैं उनका सोल्यूशन जो है वो अवाम क्या चाहती है। अगर मैं ये कहूँ कि जिनको पहले से अवाम आजमा चुके हैं और बारियां लगा के वो आ चुके हैं और बार बार अवाम उनको मौका दे चुके हैं, तो उनके लिए ज़रा चैलेंज ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि इस 16 माह की जो नासिर शाह साहब ने बात की बिल्कुल ठीक कही, और एक पॉलिटिकल वर्कर को अवाम की पल्स पे हाथ होता है और वो समझता है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल और बिजली के साथ जुड़ा अवाम का जो है इस वक्त हशर नशर हुआ है, तो वो अवाम जो है वो सवालात पूछेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत लेता नहीं देख रही हूँ, और मेरा अपना एनालिसिस है कि 22 साल का सियासी जो तजर्बा है तो ये बताता है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनने जाएगी। उसकी वजह ये है कि स्प्लिट मैंडेट होगा और उसके अंदर हर जमात जो है जहाँ जहाँ उनके स्ट्रॉन्ग हब्स हैं वहाँ तो वो जीतेगी, लेकिन जहाँ आम पब्लिक जो है वो ओपन ग्राउंड में उनको एक दूसरे के सामने खड़ा किया जाएगा, तो एज उस जमात को मिलेगा जो अभी तक आजमाई हुई नहीं है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत में कलीदी किरदार अदा करेगी, क्योंकि कोई भी हुकूमत होगी हमारे बगैर वो बन नहीं सकेगी। और एक अच्छा मैंडेट लेके इंशाल्लाह हम, जहां आपने जिक्र किया था जहानिया और हाफजाबाद के जलसों का, ये वो सरप्राइज था जो हमने करके दिखाया।
अब वो ये सरप्राइज कि हम वो सीटें लेके, अक्सरियत लेके पंजाब ने नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में अपने जोरे बाजू आजमाएंगे और उस स्प्लिट गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छा खासा रोल अदा करेंगे। और उसके साथ जो आम सवाल आपका ये है कि कौन सी नासिर शाह साहब लास्ट कमेंट आपसे और फिर तारिक फजल चौधरी साहब से भी एक मिनट का कमेंट इसी हवाले से लूंगी। आप बात करते हैं तो नहीं, आपने मुकम्मल नहीं किया अभी, सॉरी फिरदौस साहिबा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो आपका काम है मीडिया का, वो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि कौम को फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। जो पॉपुलर होने का दावा कर रहे हैं या जो सबसे ज्यादा सपोर्ट का दावा कर रहे हैं, वो उनको उस सपोर्ट को जब तक वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उस सपोर्ट और पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं। वो सियासी जमात नहीं, वो सिर्फ अब एक फैन क्लब है। तो फैन क्लब का मुकाबला सियासी जमातों से नहीं हुआ करता, मैं ये कहना जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये दुरुस्त बात है आपकी। नासिर हुसैन शाह साहब, जैसे फिरदौस साहिबा ने ये बात की, अब ये बताइएगा कि पीडीएम की गवर्नमेंट में ऑब्वियसली एक कलीदी रोल प्ले किया पीपल्स पार्टी ने, आपको लगता है, और लास्ट कमेंट आपसे, 1 मिनट आपके पास है और फिर तारिक फजल चौधरी साहब 1 मिनट आपके पास है, मुश्किल होगा इलेक्शंस में जाना इस दफा? देखें, मैं सियासी वर्कर हूं और जो पूरा तज्जिया अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर उसमें है। सिंध हम स्वीप करेंगे। आज भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं कराची में भी, दीगर जगहों पे भी, बल्दियात में केयर टेकर गवर्नमेंट है इस वक्त, लेकिन वो हमने स्वीप किए हैं पूरी सिंध में, जो भी आज इलेक्शन आए हैं जहाँ जहाँ भी हुए हैं। तो सिंध में तो हम इस दफ़ा 2018 से भी ज़्यादा नशिस्तें लेंगे। जनूबी पंजाब हमारा बहुत बेहतर रहेगा। सेंट्रल पंजाब हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन वहाँ जब ये सब लोग आपस में इंतखाब होगा, जिसमें PMLN भी है, IPP में भी बहुत अच्छे लोग हैं उसमें और दीगर लोग भी हैं, तो कुछ हिस्सा हमें वहाँ से भी मिलेगा। बलूचिस्तान जहाँ पे 2018 में हमारे पास एक सीट नहीं थी, अभी 3 माह पहले वहाँ पे बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, 11 ज़िलों से ज़्यादा हम लोगों ने स्वीप किए हैं, तो वहाँ भी हम बहुत पुरुमीद हैं। इस तरह KP में भी हिस्सा मिलेगा। मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि जो बंच हमारे पास सिंध से आएगा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का, वो किसी और के पास नहीं है। जी चौधरी साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, ये बताइएगा कि आप क्या देखते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, स्प्लिट मैंडेट, सिंपल मेजॉरिटी या बिगर चंक? देखिए, आइडियल तो ये है, जो मैं मुल्क की हालात बार बार कर रहा हूँ, आइडियल तो ये है कि किसी भी पार्टी के पास सादा अक्सरियत होनी चाहिए। मैं 2/3 अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, और उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो अभी 16 माह की सादी हुकूमत रही है, आप फैसला साजी में कुली इख्तियार नहीं रखते जब आप दूसरी सियासी जमातों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और आपको पता होता है कि मेरी नंबर गेम पूरी नहीं है, तो फिर आप बाइख्तियार उस तरह नहीं होते। और मुल्क को जरूरत है इस वक्त सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे, गैर मकबूल फैसले भी करने पड़ेंगे पाकिस्तान को इन हालात से निकालने के लिए। तो मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, और पाकिस्तान की जरूरत भी ये है कि सादा अक्सरियत एक जमात को हासिल हो। और मैंने जैसे पहले कहा कि हर एक जमात की ख्वाहिश है कि वो सादा अक्सरियत ले। हमारे क्रेडिट में जो मियां नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, मुश्किल 3 हालात में पाकिस्तान को संभाला और आगे लेके गए। तो इंशाल्लाह ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ज्यादा अक्सरियत लेगी, बट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में ये बात कह रहा हूँ कि मैं उसके बावजूद कोalition गवर्नमेंट को इस लिहाज से देख रहा हूँ कि हमें एक हारमोनी के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के इकट्ठे जोर लगाना पड़ेगा। जब बड़ी गाड़ी या ट्रक खराब हो जाए ना, तो वो 2 बंदों के धक्के लगाने से नहीं चलता, वो सारे मिलकर धक्का लगाते हैं। सबको मिलकर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, और उसके साथ साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा, नासिर हुसैन शाह साहब, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।